हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉरगॉटन हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। मैं हूं आप सभी का दोस्त होस्ट मित्र समरजीत सिंह, एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ। देखिए भाई, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को वादा किया था कि हम लोग मेवाड़ का इतिहास जो है भाई उसको पढ़ेंगे, तो उसी क्रम में हम मेवाड़ के इतिहास का आज भाग 3 लेकर आप तक आ रहे हैं। अगर आप भाई पहली बार मुझसे जुड़े हैं तो आपका बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आप राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डज़न्ट मैटर आप आरपीएससी का कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, सबऑर्डिनेट बोर्ड का कोई एग्जाम दे रहे हो या कोई भी परीक्षा, तो आप भाई यहाँ पर जुड़ सकते हैं। मुफ्त के अंदर आपको पूरा इतिहास जो भाई मैं आपको कराऊंगा। इसके अलावा अगर आपको ये जो क्लास है इसका पीडीएफ चाहिए, तो आप समरजीत 17 करके टेलीग्राम ग्रुप है भाई, उसमें ज्वाइन होइएगा। वहां से आपको भाई इसका इतिहास जो है वो मुफ्त में इसका पीडीएफ मिल जाएगा, अगर आपको क्लास का पीडीएफ चाहिए तो। बाकी अगर नहीं चाहिए कोई बात नहीं है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वो भी मोर देन इनफ ही है। ठीक। तो चलिए भाई, ये तो रही बात एक बिल्कुल बेसिक जानकारी। अब देखिए, चूंकि मैं 2024 में पढ़ा रहा हूँ ये सब, तो 2024 में आपसे एक ही निवेदन करूंगा। बच्चों इतना समझो, 2024 एक चुनावी वर्ष है। और चूंकि जब जब चुनावी वर्ष होता है तब आप मान के चलिए कि बम्पर भर्तियां होती हैं, और चूंकि बम्पर भर्तियां होती हैं इसलिए थोड़ा समझें, थोड़े समझदार बनने का प्रयास करिएगा भाई। आप लोगों के पास अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, उसका इस्तेमाल करिएगा अपने भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए। चलिए भाई, मैं राणा हमीर तक आपको पढ़ा चुका हूं। उम्मीद करता हूं आपने भाई ये बात सुनी होगी, पढ़ी होगी। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आपसे फिर वही निवेदन करूंगा भाई, पिछली क्लास को देख लीजिएगा। पिछली क्लास अगर आप नहीं देखोगे तो आपको दिक्कत होगी। अब सुनिए, देखिए हुआ क्या था। मैंने आपको पिछली क्लास में ये वादा किया था कि हम लोग ये रावल और राणा वाली शाखा जो है इसका डिफरेंस अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, हम ये जानते हैं कि भाई गोहिल वंश की स्थापना कहीं ना कहीं गोहिल कह लीजिए या गुहादित्य कह लीजिए उनके बाद हुई। उसके बाद उनके वंश में महाप्रतापी राजा आए बप्पा रावल, जिनको किसी भी परिचय की आवश्यकता नहीं है। बच्चों इसके बाद आते हैं रण सिंह, है ना। रण सिंह कह लीजिए, कर्ण सिंह कह लीजिए। और रण सिंह या कर्ण सिंह जो है आपको दोनों ही लिखे हुए मिल जाएंगे। यहां से इनके दो पुत्र हुए। और आपको अच्छे से पता है कि बड़े बेटा जो थे वो राजा बनते और छोटे बेटा सामंत बनते। तो इनके बड़े बेटा जो थे उनका नाम था छेम सिंह। ठीक है, आपसे निवेदन है प्लीज पढ़ के जाइएगा। छेम सिंह के टाइम से भाई यहाँ पे शाखा जो थी, छेम सिंह के बाद जितने भी राजा हुए उन्होंने रावल का टाइटल जो है लगाना चालू किया। और इधर जो थे वो थे राहब, जिन्होंने सिसोदा गांव में चले गए थे, सिसोदा गांव के जो सामंत बनते हैं। और इन्होंने राणा जो है वो टाइटल लगाना चालू किया। तो यानी कि हमें ये बात पता चली कि रावल की जो उपाधि थी वो छेम सिंह के टाइम से आई, और राणा की उपाधि जो है वो राहब के टाइम से आई। अब ये जो बात है भाई, प्लीज अपने दिमाग के अंदर बैक ऑफ द माइंड याद रखिएगा। क्योंकि बड़े भैया राजा बनते थे, छोटे भैया यहाँ पर हमारे सामंत बना करते थे। आपसे निवेदन है इतना हम लोग याद करके जाएंगे। अब देखिए होगा क्या बच्चों, आगे चल के ऐसा बताते हैं कि इसी वंश के अंदर मैंने आपको बताया था कि कुंभकर्ण करके राजा होते हैं। और वो कुंभकर्ण राजा जो है वो नेपाल चले जाएंगे, और नेपाल के अंदर जाकर नेपाल के शाही वंश की स्थापना कहीं ना कहीं भाई इन्हीं कुंभकर्ण द्वारा करी गई थी। अगर नहीं पता है, नहीं जानते थे, तो प्लीज आपसे निवेदन है पढ़ के याद करके जाइएगा। आरपीएससी पूछ सकती है भाई, क्या पता कभी पूछ ले। ठीक। बाकी हमें इतना पता है कि रावल शाखा के जो अंतिम राजा थे उनका नाम था रतन सिंह। ये मैं आपको बता भी चुका हूं, ये आप स्लाइड के ऊपर लिखा हुआ भी देख रहे होंगे। तो यहां तक वस्तु स्थिति क्लियर। अब सुनिए, ये बात क्लियर। हाँ, अब ये राणा हमीर पर हम लोग आएंगे। बच्चों देखिए, अगर आपने नहीं देखा हो या आपने ये नहीं, तो प्लीज पॉज करके उसको देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा उसका। ठीक है। अब सुनिए भाई मेरी बात, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। देखिए, लक्ष्मण सिंह करके एक सामंत हुआ करते थे, है ना, लक्ष्मण सिंह। अब ये लक्ष्मण सिंह कौन है? सुनिए भाई, लक्ष्मण सिंह जो है इनके ये सामंत हुआ करते थे कौन से बच्चों? सिसोदा गांव के। ठीक है। और चूंकि सिसोदा गांव के थे इसलिए इनको सिसोदिया बोल देते थे। ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से इनके दो बेटे थे, एक्चुअली में बेटे कई सारे थे, परंतु जो फिलहाल हम लोग चर्चा करेंगे वो दो बेटों की चर्चा करेंगे। एक थे अरी सिंह, एक थे अजय सिंह। बच्चों अरी सिंह करके जो बड़े बेटे थे, ऐसा बताते हैं वो और लक्ष्मण सिंह ये चित्तौड़ के पहले साके में काम में आ गए, अर्थात युद्ध भूमि में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। बट अब सुनिए हुआ क्या। ये अरी सिंह जो थे, ऐसा बताते हैं कि एक बार अपने राज्य के अंदर घूम रहे थे तो इन्हें एक महिला मिली, बहुत ब्रेव थी। आपने शायद वो कहानी सुनी है, नहीं सुनी है तो ब्रीफली मैं ऐसे बताऊं कि ये यहाँ से जा रहे थे तो इन्होंने एक महिला को शिकार करते हुए देखा। और वो उन्होंने ना केवल शिकार बड़ी कुशलता के साथ किया, बल्कि बड़ी बहादुरी के साथ उस शिकार जो था भाई उसको, उस पूरे प्रोसेस को अंजाम दिया। हरि सिंह ने देखा यार ये तो बहुत ब्रेव लेडी है। वो उनकी ब्रेवरी से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, बातचीत हुई, शादी वादी का प्रपोजल आया। हरि सिंह ने जाकर भाई पता किया किसकी बेटी है, पता लगा कि भाई आसपास की ही किसी सामान्य राजपूत की बेटी हुआ करती थी। तो उन्होंने वहां पर, चूंकि भाई हरि सिंह एक भाई कुलीन राजपूत वर्ग से आते थे, राजा के
तो भाई छोटे बेटे के बेटे हुआ करते थे, तो ऑब्वियसली बात है भाई उनकी शादी होनी है तो किसी बड़े राजपूत घराने में शादी होनी चाहिए थी। बट हरी सिंह ने भाई यहाँ पे बड़े हम्बल बैकग्राउंड की जो उनकी वाइफ हुआ करती थी, उनके साथ शादी कर ली और बच्चों यहाँ से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिनका नाम था हम्मीर। अब आपको अच्छे से पता है कि आगे चल के चित्तौड़ का पहला साका होगा, ये दोनों मारे जाएंगे, अजय सिंह जी बच जाएंगे। इधर आगे चल के अरे अजय सिंह जी जो थे ना, उनको भी एक पुत्र की प्राप्ति होगी जिनका नाम था सज्जन सिंह। अब सुनिएगा, देखिए घटना किस तरीके से बदलेगी। अब हरि सिंह चले गए, लक्ष्मण सिंह चले गए, अजय सिंह जो थे उनको बहुत बाद में जाकर पता चला कि भैया यानी कि बड़े भैया जो है हरि सिंह, उनके एक बेटे हैं हमीर, जो भाई जीवित हैं। तो वो हमीर और अपनी भाभी जो थी उनको वापस अपने राज्य के अंदर बुला लेते हैं और इस तरीके से हमीर वापस जगह कहाँ आ जाते हैं, सिसोदा गांव के अंदर आ जाते हैं। अच्छा, अब ये वापस आ रहे हैं, इसका मतलब बच्चों ये अज्ञातवास में रह रहे थे। अज्ञातवास में क्यों रह रहे थे? क्योंकि जो हरि सिंह थे उन्हें लगता था कि यार अगर पापा को पता लग गया लक्ष्मण सिंह को कि मैंने इस तरीके से उनकी इच्छा के विरुद्ध जाकर किसी एक नॉर्मल उससे शादी कर ली है, तो शायद वो उस बात को स्वीकार ना करें। हालांकि उनकी मृत्यु के बाद अजय सिंह को लगा यार क्या फर्क पड़ता है, नॉर्मल हो कुछ भी हो, भाभी तो मां समान होती हैं और भतीजा जो है भाई एक्चुअल में सब कुछ है तो उसी का। तो उस हिसाब से अभय सिंह, सॉरी माफ कीजिएगा, अजय सिंह जो थे ये हरि सिंह के बेटे हमीर और उनकी जो मां हुआ करती थी उनको अपने सिसोदा गांव में वापस ले आए थे। अब सुनिए होगा क्या बच्चों। ऐसा बताते हैं कि आगे चल के इनके भाई उस वो दौर था जब आपको पता है कि भाई लगातार दिल्ली सल्तनत की वजह से दिक्कत हो रही थी, यहाँ पर लगातार हमले हो रहे थे। ऐसे में होगा क्या बच्चों के हमीर ये डिसाइड करेंगे कि भाई मैं अब अजय सिंह की सेना के अंदर भर्ती हो जाते हैं। जाहिर सी बात है भाई धीरे धीरे करके, चूंकि हमीर ब्रेव थे और हमीर ब्रेव थे तो उन्होंने अपनी वीरता का परिचय जो है भाई वो देना चालू कर दिया। ऐसा बताते हैं कि एक बार किसी ने हमला किया, सज्जन सिंह जो है उस हमले को रोक पाने में सक्षम नहीं हो पाते, हमीर को भेजा जाता है, हमीर उसको रोक देते हैं। अब सोचो, सज्जन सिंह को हमेशा ये लगता था कि पिता जो है वो मेरी तरफ ध्यान नहीं देते और पिता जो है वो भतीजे की तरफ थोड़ा ज्यादा उनका झुकाव है कहीं ना कहीं। तो इसलिए सज्जन सिंह को लगा और कि यार ऐसे तो काम चलेगा नहीं, सज्जन सिंह सब छोड़ छाड़ के चले जाते हैं। और यही सज्जन सिंह ऐसा बोलते हैं कि एक बार महाराष्ट्र चले गए और इन्हीं के वंश के अंदर आगे चल के वीर शिवाजी महाराज, जिन्होंने औरंगजेब की बिल्कुल आंखों ना मतलब बोलते हैं ना रातों की नींद चुरा दी, ठीक है, बिल्कुल उसको ऐसा पानी पिला दिया कि औरंगजेब जो है कभी खुद को जो भी एडजेक्टिव्स अपने लिए यूज करता हो विशेषण, उसका बिल्कुल यहां पर बंटाधार कर दिया था वीर शिवाजी महाराज ने। वो इन्हीं सज्जन सिंह के वंश के अंदर हुआ करते थे। तो यानी कि अगर आप मराठों के भी ट्रेसेस देखोगे तो कहीं ना कहीं भैया सज्जन सिंह से थे। इसके अलावा नेपाल वाली जो बात है वो भी मैंने आपको बताई। अब देखिए वो बात आरपीएससी तो नहीं पूछती, बट हाँ आप इतना याद रखिएगा, सिसोदा गांव के लक्ष्मण सिंह थे, उनके दो बेटे हरि सिंह, अजय सिंह। हरि सिंह के बड़े बेटे जो थे उनका नाम था हमीर और हमीर को अजय सिंह अपने यहाँ ले आते हैं। सज्जन सिंह का स्वयं का पुत्र किसी बात से रूठ गया और आगे चल के वो महाराज चला गया और फाइनली जब सज्जन सिंह चला गया तो अजय सिंह को लगा यार अब हमीर को ही यहाँ का सामंत बना दिया जाए और इस तरीके से हमीर बन गए कहाँ के सामंत, सिसोदा गांव के। अब चलते हैं आगे, अब सुनिए, ये हम लोग ये पूरी कहानी जो है ये स्लाइड के ऊपर जो लिखी हुई है ये आप समझ गए होंगे, है ना। स्थानीय सामंत थे, हरि सिंह अजय सिंह वाली बात, बच्चों ने बहादुर थे सोंग। अच्छा, अब ये बात आती है कि सर ये जो सोंगरा के मूछला मालदेव है ये कौन है? बच्चों देखो सुनो, ये सोंगरा के मूछला मालदेव एक ऐसे व्यक्ति हुआ करते थे जो कि थोड़ा जिनके बारे में ना चीजें, उनकी ब्रेवरी तो खैर मैं क्या ही बोलूं, मतलब इनकी ये किसके प्रति वो हुआ करते थे वफादार, नोबडी नोस। क्योंकि अगर आपको अच्छे से याद है 1311 वो वर्ष है जब अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर के ऊपर अटैक किया था और जालौर के राजा हुआ करते थे कानड़ देव चौहान, याद होंगे आपको, है ना। और वो कानड़ देव चौहान जो थे ना उनके छोटे भाई हुआ करते थे मूछला मालदेव। अब ये मालदेव ने भगवान जाने उस दौर में इनका कानड़ देव चौहान का साथ दिया नहीं दिया, इट डजेंट मैटर, बट ये बंदा बच गया था। और अगर आपको अच्छे से याद हो बच्चों के, मैंने आपको कल पिछली क्लास के अंदर ये बात बताई थी कि भाई यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही थी कि इनसे पहले यानी कि इससे पहले क्या था कि अलाउद्दीन खिलजी ने युद्ध किया, अलाउद्दीन खिलजी ने युद्ध जीता, बट प्रॉब्लम ये थी कि अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध जीतने के बावजूद भी जब वो यहाँ पे अपने बेटे खिजर खान को रख के जाएगा तो खिजर खान यहाँ पर लंबे समय तक शासन नहीं कर पा रहा था, लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। मेवाड़ की ये खासियत थी, मेवाड़ की लोगों की ये शख्सियत थी कि वो लोग कभी भी विदेशी को अपने अपने ऊपर राज करने नहीं दिया। ये बात कॉमन थी। आप अलाउद्दीन खिलजी के केस में देख लो, आप जब ये चित्तौड़ का दूसरा साका होगा तब देख लीजिएगा, आप यही पैटर्न चित्तौड़ के तीसरे साके में भी देखोगे और यही बात आप राणा प्रताप के केस में भी देखोगे कि जब भी राणा कॉल करेंगे तब सारे लोग इकट्ठे होकर लड़ने चले जाएंगे।
तो यानी कि एक बात तो थी कि मेवाड़ी लोग जो थे भाई स्वाभिमानी तो थे कहीं ना कहीं, और उनके उस स्वाभिमान के चलते ही ये सब हो रहा था कि वो लोग कभी भी अपने ऊपर विदेशी को स्वीकार करते ही नहीं थे। इसलिए खिजर खान को भी ये लगने लगा यार ये लोग मेरे लिए समस्या क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे में खिजर खान ने क्या किया भाई, अपने पप्पा यानी कि अलाउद्दीन खिलजी को कॉल किया। अलाउद्दीन खिलजी को कॉल करके बोला पिताजी मेरे तो बस ये है ना, ये आए दिन मुझे पीटा पार्टी करते हैं, बेटर ये है कि अगर आपको ज्यादा दिक्कत है तो स्वयं संभाल लो। अलाउद्दीन खिलजी उस वक्त दक्षिण भारत के अभियानों के ऊपर था, उसे लगा यार छोड़ो अब कौन संभाले, खिजर खान का भी थोड़ा समय तक रहता है। उसको ये मालदेव याद आया। ये मालदेव उस वक्त इसी राज्य में इधर की तरफ घूम रहा था, और ये मालदेव जो है ना, इसकी लॉयल्टीज के बारे में पता नहीं था कि लुढ़कना पेंदा किस तरफ चला जाए। ऐसे में बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने इस मालदेव जो कि कानड़ देव चौहान का भाई हुआ करता था, इससे संपर्क साधा, और इससे संपर्क साधने के बाद इसको जिम्मेदारी दी कि क्यों ना तुम चित्तौड़ को जाकर संभाल लो। मालदेव को लगा यार इससे बढ़िया मौका क्या मिलेगा। आप समझो भाई, वो मालदेव जो यहाँ पर बिना किसी राज्य के कह लीजिए, रियासत के लिए कह लीजिए भाई घूम रहा था, उसे लगा यार इससे बढ़िया क्या यार, जालौर से बढ़िया तो चित्तौड़ है, इससे बढ़िया क्या हो सकता। उसने तुरंत उस बात को एक्सेप्ट किया। चलिए भाई कोई ना, फिलहाल हम लोग इतना समझ गए कि इस तरीके से मालदेव जो था वो गद्दी के ऊपर बैठा। इतिहास में दो मालदेव फेमस है, एक तो ये मालदेव, इसके अलावा जोधपुर के राजा यानी मारवाड़ के राजा और हुआ करते थे हशमत वाले राजा मालदेव। अब चलिए उन मालदेव के बारे में, और इनमें थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, इसको मूछला मालदेव और बोलते, बड़ी बड़ी मूछें हुआ करती थी। अब सुनिए, राणा हमीर जो है भाई सिसोदा गांव के सामंत बन चुके हैं। राणा हमीर को ये बात अच्छे से पता है कि यार ये सब कुछ जो है, ये सब कुछ मेरा है। अब ऐसे में क्या था, देखिए ऐसे में दिक्कत ये हो रही थी कि ये राणा हमीर यहां पर कोशिश ये कर रहे थे यार कैसे भी करके मुझे एक मौका मिल जाए और मैं इस मूछला मालदेव को हरा दूं, और मैं यहां पर भाई अपना जो राज्य है उसको वापस प्राप्त करूं। और देखिए ये बात क्लियर भी थी, जब मैं आगे चल के आपको चित्तौड़ का दूसरा और तीसरा साका और राणा प्रताप की विजय और वो सारी चीजें, हल्दी घाटी में जब राणा प्रताप अकबर के दांत खट्टे कर देते हैं और जीत लेते हैं हल्दी घाटी को, वो जब मैं आपको बताऊंगा तब मैं आपको ये बात और अच्छे से बताऊंगा कि किस तरीके से चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लमेटिक हो रही थी। आप समझने का यहाँ पर प्रयास ये भी करिएगा कि ये भाई 23 साल लग गए थे इनको वापस चीजें कैप्चर करने में। तो चूंकि 23 साल लग गए थे, तो इसलिए यहां पर भाई लोगों को पता था कि यार रेजिस्टेंस, यानी कि अगर आपको विरोध को जिंदा रखना है तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको लगातार लड़ते रहना पड़ेगा, और उसके लिए राजा का जीवित रहना जरूरी है। इसीलिए कहीं ना कहीं भाई ये बात आपको राणा उदय सिंह के केस में देखने को मिलेगी, ये बात आपको हल्दी घाटी में देखने को मिलेगी, ये हम चित्तौड़ के तीसरे साके में भी देखते हैं, चित्तौड़ के दूसरे साके में भी कहीं ना कहीं ये बात परिलक्षित होती है। खैर कोई ना, मालदेव के साथ ऐसा होता है भाई, संघर्ष होता है राणा हमीर का। राणा हमीर बेचारे बहुत संघर्ष करते हैं, सफल नहीं हो पाते। ऐसा बताते हैं कि मालदेव ने चाल चली, और मालदेव ने क्या किया, अपनी बेटी का रिश्ता, कैन यू इमेजिन, राणा हमीर के साथ कर दिया। और राणा हमीर को बोला एक काम करो, बारात लेकर आओ, और बारात लेकर आने के बाद तुम भाई मेरे यहां आकर रुकना। अब आप सोचो कि ऐसा कैसे हो गया। आपको लग रहा होगा सर ये तो जानी दुश्मन है, एक दूसरे के प्रति वैवाहिक संबंध, ये तो बस बात कुछ हजम नहीं हुई। एक्चुअल में मूछला मालदेव ने यहाँ पर एक स्ट्रेटेजी बनाई, और मूछला मालदेव ने क्या सोचा कि काम करते हैं कि इनको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दे देते हैं, इनको मतलब इसको आने देते हैं हमीर को, और हमीर को यहाँ पर सिलटा देंगे, और सिलटा के वंस एंड फॉर ऑल इस समस्या का यहीं पे समाधान कर देंगे, और कभी भी आगे चल के होगा ही नहीं। और जालौर के जो सोंगरे हैं यानी कि सोंगरा चौहान है, उनकी एक शाखा का शासन हो जाएगा चित्तौड़ के ऊपर। पूरी स्ट्रेटेजी हुई, प्रॉपर खाना वाना इंतजाम किया गया। मालदेव ऐसा बताते हैं कि भाई उसने प्रॉपर खाने वाने का और लोग जो थे हत्यारे उनका इंतजाम किया। हमीर को ऐसा बताते हैं कि मालदेव की बेटी ने पहले मैसेज कर दिया, और कैसे भी करके हमीर जो थे उनको ये बात पता चल गई कि मेरी फील्डिंग सेट कर रखी है। ऐसे में बताते हैं कि मालदेव जो था उसको मूर्ख बनाते हैं भाई यहाँ पर राणा हमीर। ऐसा बताते हैं कि भाई हमारे यहाँ ये रिवाज है कि शादी से पहले नहाने जाते हैं। मालदेव को लगा यार बढ़िया, नहा लूं, तुम्हें मारना तो है ही, अभी भाई नहला के मार लेंगे जैसे भी है। ऐसा बताते हैं कि यहाँ पर अपने कुछ बॉडीगार्ड्स थे, उनको छुपा देते हैं कि फलाने फलानी जगह पे जाके नहाएंगे। ऐसे में मालदेव चूंकि थोड़ा अति उत्साही हो चुका था, वो ये बात भूल गया कि ये टेरिटरी यानी कि ये जो जगह है वो तो एक्चुअल में राणा हमीर को बिलोंग करती है। यहाँ के लोग अगर किसी का साथ देंगे तो राणा हमीर का साथ देंगे, और यहाँ पर ऐसा ही हुआ। उस दिन लोगों ने यहाँ पर राणा हमीर का साथ दिया, और उन मुट्ठी भर लोगों के भरोसे राणा हमीर ने मालदेव को ना केवल मारा उस युद्ध के अंदर, बल्कि वो जो चित्तौड़ का दुर्ग था उसको वापस जीत लिया। और इस तरीके से 1326 में राणा हमीर एक बार फिर से इस चित्तौड़ की गद्दी पर बैठते हैं, और यहाँ पर सिसोदा वंश या सिसोदिया वंश की स्थापना
होती है। तो चलिए भाई, ये पूरी भूमिका मैंने जो क्रिएट करी आपको समझ आ गई होगी, नहीं आई हो तो प्लीज एक बार जाकर इसको रिवाइंड करके देख लीजिएगा, शुरू से देख लीजिएगा, आपको चीजें समझ आ जाएंगी। इसके अलावा भाई स्थानीय देवी होती थी बाण माता। बाण माता के बारे में भाई थोड़ा ये पढ़ लीजिएगा कि बाण माता के मतलब एक पॉइंट ऐसा आया था कि राणा हम्मीर बिल्कुल होप खो चुके थे, ये मैंने लिखा भी है आपके लिए। तो बिल्कुल छोड़ छाड़ के सब कुछ जा रहे थे, तब ऐसा बताते हैं कि किसी ने रास्ते में उनको बोला कि एक काम करिए, हुक्म जब सब छोड़ के जा रहे हो तो स्थानीय देवी हुआ करती थी उनसे जाके मिल लो एक बार, अगर माता का आशीर्वाद मिल जाए तो क्या पता भाई आपका जो वो है, जो भी कार्य है वो सिद्धि हो जाए। तब ऐसा बताते हैं कि बाण माता उन्हें आशीर्वाद तो देती हैं, प्लस उसके अलावा उन्हें बोलती है कि बेटा कुछ दिन रुका रहे और तू देखना तेरा ही राज्य यहाँ पर होगा। और बिल्कुल राणा हम्मीर रुके और उसके बाद फिर राणा हम्मीर ने बड़ी अच्छी युक्ति से इस मूछला मालदेव की हत्या करी और यहाँ पर जीत लिया। अब चलिए भाई, ये तो थी पूरी कहानी, उम्मीद है आपको चीजें समझ आ गई होंगी। 1326 से 1364 यहाँ पर राणा हम्मीर जो थे भाई उनका शासन हुआ करता था। आपसे निवेदन है प्लीज पढ़ जाइएगा। राहत ने सिसोदा गांव की स्थापना करी, कैसे करी क्या नहीं वो मैं आपको बता चुका हूं पिछली स्लाइड पे। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको लक्ष्मण सिंह वाली बात, अरी सिंह अजय सिंह वाली बात बताई, किस तरीके से अरी सिंह जो थे उनके पुत्र हुए हम्मीर और अजय सिंह जो थे उनके पुत्र जो थे वो अलग थे। फिर इसके बाद मैंने बताया कि कैसे अजय सिंह, अरी सिंह और ये लक्ष्मण सिंह की मृत्यु के बाद यहाँ पर अमीर और उनकी जो भाभी हुआ करते थे उनको यहाँ पर ले आए थे। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया कि लक्ष्मण सिंह इनको सामंत बना देते हैं, मूछला मालदेव के साथ संघर्ष, बाण माता वाली बात, ये सारी बातें आप याद रखिएगा। हम चलते हैं आगे। अच्छा, अब बात आती है, देखिए सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात, सिंगोली का युद्ध। अक्सर आरपीएससी एक प्रश्न पूछ लेती है, सिंगोली की लड़ाई या सिंगोली का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो बच्चों याद रखिएगा, राणा हम्मीर और एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य हुआ था, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक की पिटाई लगी। और कई इतिहास के स्रोत वाकई ऐसे हैं जो इस तरफ ये इंगित करते हैं कि इसमें मोहम्मद बिन तुगलक को इवन गिरफ्तार भी कर लिया गया था। वो दिल्ली सल्तनत जिसके बारे में बड़े बड़े उसकी प्रशंसा में कसीदे गढ़े जाते हैं, वो दिल्ली सल्तनत जिसके लिए हमारे इतिहासकार प्रशंसा में लिखते हुए थकते नहीं है, उस दिल्ली सल्तनत के जिसका पूरा मैप ऐसे दिखाया जाता है कि पूरा भारत उस दिल्ली सल्तनत के अधीन हुआ करता था, वो मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पिटाई खा के गए थे। और अगर कुछ इतिहासकारों की माने तो वो यहाँ पे गिरफ्तार होकर भी आए थे। और इसीलिए राणा हमीर जो थे उन्होंने विषम घाटी पचानन की भी उपाधि ली थी। आरपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन ये भी, सिंगोली की लड़ाई वाला भी और ये भी, जिसका मतलब होता है विषम परिस्थितियों में सिंह के समान, तो उसको बोलते थे विषम घाटी पचानन। तो प्लीज मेरे कहने से याद करके जाइएगा, राणा हमीर जो थे उन्होंने विषम घाटी पचानन की भी उपाधि ले रखी थी, मेवाड़ के रक्षक भी बोलते थे इनको। अच्छा, ये कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर लिखा हुआ, कुंभलगढ़ प्रशस्ति राणा कुंभा के टाइम पे, जाइए बच्चों, राणा कुंभा के टाइम पे कुंभलगढ़ प्रशस्ति लिखी थी, जिसमें राणा हमीर की विजय जो थी उनके बारे में लिखा, और उसमें ये लिखा था कि भाई इन्होंने विषम घाटी पचानन की उपाधि ले रखी थी। तो दो बातें एग्जाम की दृष्टि से हमेशा याद रखनी है, एक तो सिंगोली की लड़ाई और दूसरी विषम घाटी पचानन। आगे चलते हैं। इसके बाद क्षेत्र सिंह राजा बनते हैं भाई, हमीर के बेटे हुआ करते थे, ये हमीर के पुत्र थे, इन्होंने अजमेर, मांडलगढ़, पूरे छप्पन पर विजय प्राप्त करी, थोड़ा ये याद रखिएगा। और बच्चों एक बात और, जहां छापामार युद्ध पद्धति जो थी ना, जिसको हम लोग इंग्लिश में गोरिल्ला वॉरफेयर बोलते हैं, उसका एक तरीके से देखा जाए सक्सेसफुल यूज अगर कोई सबसे पहली बार करता है और अपने से बहुत बड़ी सेना का अगर कोई वध करेगा तो वो क्षेत्र सिंह थे। अब होता यह है कि हम लोग राव चंद्र सेन के केस में पढ़ते हैं कि छापामार युद्ध पद्धति को बाकी सक्सेसफुल तरीके से कोई इंप्लीमेंट करता है बड़े लेवल पर, वो तो कहीं ना कहीं भाई राव चंद्रसेन ही थे। बट फिलहाल क्षेत्र सिंह के बारे में इतना पढ़ लीजिएगा कि मेवाड़ के अंदर अगर किसी ने इसका यूज कर लिया था, और डेट टू मालवा के अगेंस्ट में, देखिए मालवा की मेवाड़ के साथ हमेशा दुश्मनी कोई छुपी नहीं है। जब जब मेवाड़ के साम्राज्य का विस्तार होगा, या जब भी कह लीजिए मेवाड़ के अंदर कोई भी यशस्वी राजा बनेंगे, तो ये स्वाभाविक है कि आगे चल के मेवाड़ मालवा की तरफ जाएगा और मालवा मेवाड़ से पिटेगा। फिक्स था, गुजरात मालवा इनका तो मतलब भाग्य का निर्धारित था कि ये तो मार खाते ही थे। चाहे आप कुंभा के केस में देख लीजिए, चाहे रायमल के केस में देख लीजिए, चाहे मोकल के केस में देख लीजिए, इवन पहले, चाहे इवन आप राणा सांगा के केस में देख लीजिए, यानी कि इतिहास में उठाकर मोकल से लेकर सांगा तक ये लगातार पिटते हुए दिखेंगे। मोकल पिटेंगे, फिर उसके बाद आप ये क्षेत्र सिंह पीट रहे हैं, फिर मोकल पीटेंगे, मोकल के बाद आप देखोगे ये बीच में लाखा आए, लाखा के बाद, सॉरी माफ कीजिएगा, मोकल आए, मोकल के बाद कुंभा, कुंभा के बाद आपके रायमल, और रायमल के बाद आए आपके सांगा। ठीक है ना, तो आप देखोगे कि 4-5 जनरेशन से मार खाते ही हैं, तो वो स्वाभाविक ही था। खैर फिलहाल इतना याद रखिएगा भाई, ये गोरिल्ला वॉरफेयर यानी कि आपकी छद्म युद्ध पद्धति, जिसके अंदर जो भी आसपास की ज्योग्राफिकल टेरेन हुआ करता था, यानी कि जो भौगोलिक परिस्थिति होती थी, उनका इस्तेमाल दुश्मन के विरुद्ध किया जाता था, उसको हम लोग गोरिल्ला युद्ध पद्धति बोलते हैं।
ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद राणा लाखा बनते हैं बच्चों। राणा लाखा के बारे में 1382 से 1421, याद रखना चाहें ठीक, ना याद रखना चाहें ठीक। देखिए, इनके जीवन काल में कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहले तो जावर एक जगह है भाई जहां से चांदी की खदानें मिल गई, और जहां से क्या चांदी प्राप्त हो गया तो उससे क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि हुई, स्वाभाविक बात है। देखिए, अगर आपको चांदी वांदी मिलेगा तो जाहिर सी बात है भाई आपकी आर्थिक स्थिति जो है वो सुधरनी चालू होगी। इसके अलावा खनिज पदार्थ सीसा भी मिल गया था तो थोड़ा भाई और भी वृद्धि हो रही थी। अच्छा बच्चों, इनके टाइम पे एक बंजारा हुआ करता था पीछू नाम का, अगर आपको याद हो तो उसने भाई बंजारे ने पिछोला नाम की झील बनाई। अब देखिए, बंजारे का मतलब बच्चों व्यापारी है ना? प्लीज ये समझने का प्रयास करिएगा। बच्चे आजकल बंजारे का कुछ और मतलब निकाल लेते हैं। यहाँ बंजारों का मतलब होता था बच्चों घुमंतू व्यापारी। और चूंकि व्यापारी जो थे भाई पहले के जमाने में, आज भी आपने देखा होगा बहुत सारे धर्म के कार्य कर रहे होते हैं, तो उसी हिसाब से भाई उस जमाने के अंदर धर्म का कार्य क्या होगा, झील बनवाना या कोई रेस्ट हाउस बनवाना। रेस्ट हाउस मतलब कोई आपकी धर्मशाला बनवा देना। तो उस हिसाब से तो भाई धर्मशाला तो नहीं बनवाई, पर पिछोला नाम की एक झील बनवा दी। फिर वो नटनी का चबूतरा वाली कहानी आप सभी ने सुनी होगी कि कैसे भाई यहाँ पे एक नटनी आती है राणा लाखा के दरबार के अंदर, और वो एक शर्त लगाती है कि हुकुम मैं इसको पार कर दूंगी और वो सब। अगर नहीं पता है तो भाई प्लीज प्लीज पढ़िएगा उस कहानी को, और आपको वो नेट पे मिल जाएगी। फिलहाल ये कुंभा वाली घटना जो है ये मेरे को बहुत ज्यादा एक अच्छी लगती है, और इतिहास की एक ऐसी घटना लगती है जो आपको सभी को पता होनी चाहिए। पहली बात तो ये याद रखिएगा एग्जाम की दृष्टि से कि कुंभा वाली घटना राणा लाखा की है। कुंभा के केस में ऐसा हुआ था कि कुंभा ने, हाँ, कुंभा के केस में क्या था कि एक बार राणा लाखा अपनी भाई नई नई शादी हुई थी बूंदी की रानी के साथ। अब थोड़ा किस्सा सुनिए, वो थोड़ा छोटा, मतलब ज्यादा बड़ा नहीं है, बट थोड़ा एक किसी की बहादुरी का किस्सा है जो मुझे लगता है भाई जन जन तक पहुंचना चाहिए। कुंभा के केस में क्या था कि कुंभा थे छोटे। कुंभा अपनी बहन के साथ आए हुए थे। बहन कौन? जिनकी शादी राणा लाखा के साथ हो रखी थी। अब राणा लाखा के साथ नई नई शादी हुई थी तो राणा लाखा ने ऐसे ही एक दिन खाना खाते खाते भाई अपनी वाइफ से पूछ लिया कि बताओ भाई आपकी नजरों में कौन सा राज्य श्रेष्ठ है, मतलब कौन सा महल श्रेष्ठ है। तो रानी जो थी उन्होंने भाई, अब नई नई शादी हुई, उन्होंने सच्चाई बता दी। उनको राजा जी के बारे में नॉलेज नहीं थी, उन्होंने बता दी देखो हुकुम आपका राज्य बहुत अच्छा है, भाई मेवाड़ से बढ़ के तो खैर क्या ही हो सकता है, किंतु आप जब महलों की बात कर रहे हो तो बूंदी का महल जो है गढ़, कहीं ना कहीं वो सुंदर है। लाखा जी ने एक दिन आई गई कर दी। लाखा जी बेचारे किसी दिन किसी काम से फ्रस्ट्रेट थे, आए, फिर से उन्हें दोबारा अपना वही प्रश्न याद आया। उन्होंने रानी से सिमिलर वही प्रश्न पूछा, रानी ने फिर से वही उत्तर दिया। इस बार लाखा जो थे उनके दिल पे चुभ गई बच्चों ये बात। उन्हें लगा यार ये तो बहुत गलत हो रहा है। उन्होंने भाई अपने जो भी सामंत और बाहर आए निकल के गुस्सा हुए रानी के ऊपर, और भाई जो भी अपने सेना वगैरह जो भी थे उनको इकट्ठा किया, उनसे बोला भैया आप युद्ध की तैयारी बूंदी के ऊपर चढ़ाई करेंगे। उनके सेनापति जो थे उन्होंने समझाया हुकुम कहाँ अनर्थ करे दे रहे हो, अभी कुछ दिन पहले आप वहां पर विवाह करके आए हो, हमारे आपकी ससुराल है, और आप ऐसा ड्रामा क्यों करने जा रहे हो, एक काम करते हैं। और इसी बीच राणा लाखा बच्चों सौगंध और ले चुके थे, है ना, कि मैं अब अन्न और जल तभी ग्रहण करूंगा जब मैं भाई यहाँ पर बूंदी जीत लूंगा। अब ये तो भाई बड़ी विचित्र बात। ऐसे में किसी ज्ञानी व्यक्ति ने ये एक लाखा जो थे उनको ये दिया कि हुकुम एक काम करते हैं, राज्य की सीमा के बाहर एक बूंदी का नकली गढ़ बना लेते हैं, और वहां पर आप उसको जीत लेना, और आपकी शर्त भी रह जाएगी, और आपको ये भी हो जाएगा कि ठीक है भैया हमने वो जीता। बस फिर क्या था, जैसे शर्त के मुताबिक एक नकली गढ़ बनाया जाता है। बट बच्चों जैसे ही उस गढ़ को जीतने के लिए यहाँ पे लाखा की सेना जाती है, वहां से एक अचानक से तीर आता है सरसराता हुआ लाखा के पास में। सब लोग आश्चर्य से देखते हैं कि यार कौन है उधर। सबको सामने दिखाई देता है एक छोटा सा 13-14 साल का एक बच्चा जिसका नाम कुंभा था। वो उस गढ़ की रक्षा के लिए खड़ा हो जाता है। आप सोचो कितनी विचित्र बात रही होगी, एक 14 साल का छोटा बच्चा जो इस राणा लाखा के विरुद्ध उनकी पूरी सेना के अगेंस्ट में एक छोटा बच्चा खड़ा हो गया था कि मेरे जीते जी, मेरे इस दुर्ग को, चाहे बेशक एक नकली दुर्ग ही सही, पर मेरे जीते जी इस नकली दुर्ग को भी आप नहीं जीत सकते। बच्चों आप मान के चलिए उसको बुलाने का, उसे बहलाने का पूर्ण प्रयास किया जाता है लाखा जी की तरफ से। वो व्यक्ति अकेला राणा लाखा की पूरी सेना के साथ लड़ता है उस गढ़ की रक्षा के लिए, वीर गति को प्राप्त होता है, तब जाकर कहीं राणा लाखा उस दुर्ग को ध्वस्त कर पाते हैं। सोचो आप, उस इतनी, ये राजस्थानी भूमि जो है ना, ये मरुभूमि वाकई इतनी महान इसलिए भी है क्योंकि भाई यहाँ पर लोगों ने इसे अपने रक्त से सींचा है, बेशक पानी ना सही, बट यहाँ पर लोगों ने इसे रक्त से तो सींचा है। और उसका एक ज्वलंत उदाहरण हमें कुंभा की तरफ से देखने को मिलता है। इसके अलावा भाई कई बहुत सारी सिलसिलेवार लड़ाई हुई थी, और इसके बाद सिलसिलेवार लड़ाई जो थी उनके बाद जाकर कहीं उन्होंने देखिए काशी और बहुत सारे हिंदू तीर्थ स्थल जो थे वो मुक्त कराए। अब ये सिलसिलेवार लड़ाई का मतलब देखिए होता ये था कि राजा अपने अंत समय में
यानी कि राजा जो था बिल्कुल अपने लाश के अंदर क्या किया करते थे, अपने कुछ योद्धा लेते थे और उसके बाद निकल जाया करते थे उन तीर्थ स्थलों की तरफ जहाँ पे भी जो भी हिंदू तीर्थ स्थल हुआ करते थे। और आप अच्छे से जानते हो उस वक़्त भाई देश के ऊपर किन्हीं दूसरे लोगों का शासन हुआ करता था और ये कोशिश ये करते हैं कि काशी गए, काशी में जो भी दूसरे लोग हैं, जो हिंदुओं को परेशान कर रहे हैं, टैक्स वगैरह लेते हैं, उनको मारा और उनको मारने के बाद यहाँ पर भई वो अपना राज्य जो है वो एक राज्य तो ख़ैर क्या, बट हाँ, उस इलाके को मुक्त कर दिया और तब तक लड़ते थे जब तक कि वो स्वयं लड़ते-लड़ते ना मारे जाएँ। बच्चों 2 बातें हैं। आप महानता देखिए उस व्यक्ति की कि वो चाहते तो किसी जंगल में जाकर अपना जीवन एक तरीके से व्यतीत कर सकते थे, किंतु ये जीवन के अंत समय में भी ये डिसाइड करते थे कि हम लोग लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होंगे बजाय इसके कि हम लोग नहीं लड़ें। अच्छा, राणा लाखा के केस में एक हंसाबाई और चुंडा के विवाह का प्रसंग, अब भाई मैं ये आपको पढ़ाऊँगा कल, कैसे चुंडा भीष्म प्रतिज्ञा करी, ये सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे। तो आप सारे विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत-बहुत धन्यवाद क्लास में जुड़ने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको 2 बातें नई सीखने को मिली होंगी। आज क्लास को रखते हैं थोड़ा छोटा। अब हम लोग राणा लाखा के टाइम पर जो घटना घटित हुई हंसाबाई वाली वो पढ़ेंगे कल। तो चलिए भई आप सारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं तो आपसे एक हाथ जोड़ के वही विनती, प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और अपने कमेंट्स वगैरह ज़रूर बताइएगा अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं तो। चलिए भई आप सभी का दिन शुभ हो। हैव अ ग्रेट डे। बाय-बाय।